नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षा जो है यूपी पीसीएस में आपका एक बहुत ही बड़ा जो पोर्शन होता है करंट अफेयर का होता है। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को भी देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल जो है भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है। इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री जो थे पिनराई विजयन ने डिजी केरल परियोजना, ये जान लीजिए डिजी केरल परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की है। तो इससे संबंधित जो परियोजना है डिजी केरल परियोजना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विशेष जरूरतमंद बच्चों के न्याय में संवेदनशीलता के लिए कौन सा राज्य अग्रणी राज्य बना है? तो विशेष जरूरतमंद बच्चों के न्याय में संवेदनशीलता के लिए पंजाब राज्य जो है अग्रणी राज्य बना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पंजाब राज्य ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक महत्वपूर्ण और समावेशी पहल करते हुए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को आधिकारिक पैनल में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला स्मार्ट विलेज बनने की ओर अग्रसर गांव सतनावरी किस राज्य में पड़ता है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि पहला स्मार्ट विलेज कौन सा गांव बनने जा रहा है। तो उसका नाम है सतनावरी। यह जो गांव सतनावरी है, यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले का सतनावरी गांव आज डिजिटल युग में ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। महाराष्ट्र राज्य की सरकार की पहल और वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज के मार्गदर्शन में यह गांव देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने की तरफ अग्रसर है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2025 को संसद ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अगले 6 माह के लिए बढ़ाया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन चल रहा है और 13 अगस्त 2025 को 6 माह के लिए वहां पे राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 13 अगस्त 2025 को संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी है। जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है वह 13 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद लागू हुआ था। 13 फरवरी 2025 को जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। जब वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किए गए घुसपैठ रोधी अभियान है। तो जम्मू एवं कश्मीर में जो आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। आइए अन्य तथ्य भी देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए, ऑपरेशन शिव शक्ति तो पहली बात जानिए कि यह भारतीय सेना द्वारा शुरुआत किया गया है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ में, और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, वह भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, ऑपरेशन महादेव। क्योंकि भगवान शंकर से दोनों संबंधित है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो यहाँ पे इसीलिए बता दिया आपको हम। यह भी जो है ऑपरेशन महादेव जो है जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया एक आतंकवाद रोधी अभियान था। एक तो ऑपरेशन सिंदूर था जो कि पाकिस्तान में जाकर किया गया था, लेकिन जो है जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी उस घाटी में जो आतंकवादी रोधी अभियान चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन महादेव है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो अभियान चलाया गया था उसे ऑपरेशन शिव शक्ति कहा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में कुल कितने विदेशी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आशय पत्र जारी किया है? तो कुल 4 विश्वविद्यालय जो हैं विदेशी विश्वविद्यालय जो है भारत में स्थापित हो रहे हैं। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुल 4 विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में,
तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, वह ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जा रही है। दूसरी यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, यह भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, यह भी नोएडा में स्थापित की जा रही है। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है लाटोब यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही संबंध रखती है, यह बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। और चौथी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, यह मुंबई में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो कुल 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने किस विदेशी कंपनी के साथ आधार आधारित ग्राहक सत्यापन को निर्बाध और तेज बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो वह जो कंपनी है स्टारलिंक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टारलिंक जो है आपकी के बारे में तथ्य देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता एक कंपनी है जिसका नाम स्टारलिंक है के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह स्टारलिंक कंपनी जो है आपकी, यह अमेरिका की कंपनी है और एलन मस्क की कंपनी है, जो कि टेस्ला के भी को फाउंडर हैं, उन्हीं की ये कंपनी है। आधार के बारे में हम जान लेते हैं, आधार कब शुरू किया गया था? तो आधार आपका 28 जनवरी 2009 को भारत सरकार द्वारा यूआईडीएआई के माध्यम से शुरू किया गया था। ठीक है, स्टारलिंक कंपनी क्या है? स्टारलिंक जो स्पेस एक्स की एक उपग्रह इंटरनेट सेवा है। स्पेस एक्स एक कंपनी है जिसकी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी स्टारलिंक है। इस स्टारलिंक का लक्ष्य क्या है? तो दुनिया के उन हिस्सों में उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से किस राज्य में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के सुदूर कहाँ पे शियोमी जिले के मेचुका मेचुका सरकारी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में का मेचुका सरकारी विद्यालय है, वहां पर इसरो द्वारा अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया गया है और यह मुस्कान फाउंडेशन का इसमें सहयोग रहा है। ठीक है, इस प्रयोगशाला का नाम जो है पसांग वांगचुक के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? पसांग वांगचुक के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यूपीएससी की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा रॉ ली आयोग 1924 की सिफारिशों पर हुई थी। ये दो आयोगों की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना हुई थी। अब तिथि आप याद कर लीजिए, 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। वह जो पहले इसका नाम था वह लोक सेवा आयोग था, फिर बाद में इसे संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया और फिर अंत में जाके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो देखिए, जब स्थापना तो है भारत सरकार अधिनियम 1919 और रॉ ली आयोग की सिफारिशों पर हुई थी, लेकिन जब इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में जो है लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की पुनर्स्थापना हुई। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा नीति में टेमा इंडिया ने कहां पर पहली निजी भारी जल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो भारी जल का जो फार्मूला है D2O है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में यह सुविधा शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में मुंबई में स्थित टेमा इंडिया ने, एक प्राइवेट कंपनी है टेमा इंडिया, इसने भारी जल के उन्नयन के लिए उपकरणों के परीक्षण के उद्देश्य से महाराष्ट्र के पालघर जिले में देश की पहली निजी सुविधा शुरू की है। भारी जल के बारे में जान लेते हैं। भारी जल अर्थात D2O जल का एक विशेष रूप है जिसमें सामान्य हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है। ड्यूटेरियम जो होता है आपका हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। ठीक है, यह सामान्य जल से भारी होता है और परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग होता है। तो भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु रिएक्टरों में होता है, जिसका
जो है परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज कहाँ पर शुरू होने वाला है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू होने वाला है। अगला इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा और 2027-28 से जो है शैक्षणिक सत्र इसका शुरू होगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार नीति 2020-25 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक तथ्य देख लेते हैं। दूरसंचार नीति 24 जुलाई 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई। यह भी आपका कथन सत्य है। 24 जुलाई 2025 को दूरसंचार नीति जारी की गई है। दूरसंचार क्षेत्र में 10 लाख नई नौकरियां सृजित करना इसका लक्ष्य है। सही है, यह भी कथन सत्य है आपका। वर्ष 2030 तक घरेलू विनिर्माण को 150% तक बढ़ाना इसका लक्ष्य है। ये तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। दूरसंचार नीति 2025 जो है वर्ष 2018 के बाद 7 वर्ष बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। पहले जो है 2025 के पहले जो दूरसंचार नीति जारी की गई थी 2018 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8A(2) के अंतर्गत किया गया है। तो यह कथन आपका सत्य है। इस प्रबंधन समिति का जो गठन है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। इसका गठन जो है गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह भी सही है आपका। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत के लिए हुआ है। ये तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया। इस नीति का मसौदा किसने तैयार किया है? तो इस जो है राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा जो है सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसमें कुल 48 सदस्य थे ये इस कमेटी में, जिसके अध्यक्ष जो थे सुरेश प्रभु थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया। यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसने अनावरण किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति का अनावरण किया। इस नीति का मसौदा जो है सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय समिति ने तैयार किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह नीति इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसे सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किस शहर को दिया गया? तो प्रयागराज को दिया गया है। इस बार 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब 2025 प्रयागराज को प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जो प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें कुल 43 राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्रदान किया। कितने? 43। आयोजनकर्ता कौन था मंत्रालय? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए एक नया इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में एक नया तथ्य आया इस बार, सुपर स्वच्छ लीग। सुपर जो शहर है उसमें पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरा स्थान सूरत को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान नवी मुंबई को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस वर्ष अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को भारत के नए शीर्ष स्वच्छ शहरों के रूप में चुना गया है। और इस वर्ष का जो सर्वेक्षण था वह एक शहर एक पुरस्कार के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब एक शहर एक पुरस्कार का इस बार का सिद्धांत था, इसी पर आधारित था। सर्वश्रेष्ठ छावनी इस बार सिकंदराबाद छावनी को प्राप्त हुआ है और सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम, जबलपुर और गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। तो इतने तथ्य आपके यहाँ से तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, जनजातीय अनुक्रमण परियोजना के माध्यम से भारत में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य सुधार और आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए उपाय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात जो है इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जनजातीय अनुक्रमण परियोजना के माध्यम से भारत में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य सुधार और आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए उपाय करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। 17वां और प्रश्न है, कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल के बंटवारे को लेकर निम्न दो राज्यों के मध्य विवाद है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है।
यह विवाद जो है वर्ष 2014 से चला आ रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य जो दो नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी, यह जल बंटवारे को लेकर वर्ष 2014 से विवाद चला आ रहा है। 18वां प्रश्न है, 26 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से निर्मित भारत पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया। इस प्रणाली को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पे आपका एक तथ्य और तैयार हो गया कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। इससे संबंधित देख लेते हैं। भारत पूर्वानुमान प्रणाली अर्थात भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS एक उच्च रिजोल्यूशन मौसम प्रणाली है जिसे 6 किलोमीटर की ग्रिड पर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की सबसे सटीक एवं स्थानीयकृत मौसम भविष्यवाणी प्रदान करना है। इसे इस भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है और यह हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर अर्का के माध्यम से संचालित होगा। यह भी आपका एक तथ्य बन सकता है कि किस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से यह संचालित होगा? अर्का के माध्यम से संचालित होगा। 19वां प्रश्न है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह देखिए आपका रोरो फेरी सेवा है, यहाँ पे आपका फोटो दिया हुआ है। ठीक है, अगर कभी गोवा जाइएगा आप लोग तो रोरो फेरी सर्विस का जरूर उपयोग करिएगा। यह जो है मांडोवी नदी पर शुरुआत किया गया है गोवा में। गोवा सरकार ने मांडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो अर्थात रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक दो आधुनिक फेरी चलाई जाएगी जो चारों द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। रोरो फेरी सेवा एक जलयान प्रणाली है जिसमें यात्री अपने वाहनों के साथ फेरी पर सवार हो सकते हैं। इसमें जो है यात्री अपने वाहनों को भी रख सकते हैं। 20वां प्रश्न है, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र जो है मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम कुल जो है आपका यूपीपीसीएस से पहले लगभग 1000 प्रश्न आप लोग को सॉल्व करा देंगे और वीडियो लंबा ना करें इसलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।